वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को विराम चिन्ह या पंक्चुएशन के बारे में समझाया जाएगा। पंक्चुएशन का रूल और पंक्चुएशन का क्या रूल और क्या नियम है, और कैसे हम पंक्चुएशन के चिन्हों को या उसके मतलब को हम समझते हैं। इसका हिंदी होता है, पंक्चुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह। मतलब चिन्ह को हम किस अवस्था में कहा हम रखेंगे, कालम को, इन्वर्टेड कामा को, फुल स्टॉप को किस तरीके से हम रखते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ाया जाएगा, विराम चिन्ह के बारे में। अब विराम चिन्ह या इस पंक्चुएशन को समझने से पहले सबसे पहले हमको इसकी डिफिनेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है? पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। कह रहा है कि पंक्चुएशन का मतलब होता है कि विराम चिन्ह, और इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा आदि आते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत जो है विराम चिन्ह के अंतर्गत अगर समझना है तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं फुल स्टॉप, फिर ऐसे फुल स्टॉप है, कामा आप जानते हैं ऐसे दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क का भी चिन्ह आपको पता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, या इन्वर्टेड कामा, ये सारे चिन्ह जो है, ये सब चीज ईटीसी ऐसे चिन्हों को, इस तरह से चिन्ह जब आ जाए किसी सेंटेंस में, फुल स्टॉप आ जाए, कामा आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, इन्वर्टेड कामा आ जाए, तो इसको हम किसमें रखते हैं? विराम चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं। मतलब ये विराम चिन्ह का मतलब ये हो जाता है। इनका प्रयोग एक लेखक को अपनी लिखी जाने वाली विषय वस्तु में अवश्य करना चाहिए। लिख रहा है कि जब लेखक या कोई भी व्यक्ति अपनी बात लिखे तो उसको उसमें जो इन सब चीजों का जो है प्रयोग जरूर करना चाहिए, फुल स्टॉप का और कामाज का और इत्यादि चीजों का। यदि पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो विषय वस्तु को हम नहीं समझ पाएंगे और लेखक के विचार भी अधूरे से प्रतीत होंगे। अगर मान लीजिए पंक्चुएशन के बारे में या पंक्चुएशन के चिन्हों का किसी भी वर्ड में अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो ये जो है क्या होगा, वो वर्ड जो है बिल्कुल अधूरा है। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा को स्पष्ट सरल बनाया जा सकता है। मतलब जो भी इसी चिन्हों के माध्यम से जो है हम भाषा क्या करते हैं, स्पष्ट और अच्छा बनाते हैं और सरल बनाते हैं। इनके गलत प्रयोग का वाक्य बदल जाता है। जैसे मान लीजिए प्रयोग गलत कर देंगे तो वाक्य का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक क्या करना है, हमको करना है। इसका प्रयोग जो है हमको सावधानी पूर्वक करना है। अब प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको नियम समझने पड़ेंगे कि क्या इसका प्रयोग करने का क्या नियम है। देखिए लिखा है, सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम है, फर्स्ट में क्या दिया है, देखिए लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस प्रयोग वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि जो भी फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो वो जो है हमेशा किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उसका एग्जांपल देना है कि कैसे कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, तो लिखेंगे ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे वो एक अच्छा लड़का है। देखिए हमने बात को शुरू किया तो किससे लिखा, कैपिटल से, और ये जो चिन्ह है ये जो है फुल स्टॉप का चिन्ह है। इसको पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह को भी क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं वो पंक्चुएशन का क्या है, चिन्ह है। और हमने जो शुरू किया बात को लिखना, वो किससे लिखा, बड़ा से लिखा। सेकंड दिया है इसमें, ये फर्स्ट था। अब सेकंड क्या है, ये फर्स्ट था, आपको सेकंड बताया जाएगा। सेकंड क्या दिया है, लिखा है प्रॉपर नाउन एवं प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। अर्थात किसी व्यक्ति, शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, भवन, त्योहार, भाषा का आदि का नाम का पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा जो है वो कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल समझना है कि कैसे किसी का नाम और किसी का बड़ा से लिखेंगे, तो मान लीजिए आप लिख दिया हमने राम, या किसी शहर का नाम मान लीजिए हमने दिल्ली लिख दिया। दिल्ली का देखिए पहला लेटर क्या किया हमने, बड़ा से लिखा है। शहर का नाम हमने दिल्ली से बड़ा से कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी देश का नाम है, जैसे मान लीजिए भारत का नाम है, तो आई हमने क्या किया, बड़ा से लिखा है, इंडिया। इसमें आई क्या है, वो बड़ा से है। ऐसे किसी हिमालय का नाम हो गया या किसी दिन का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए आपको संडे लिखना है, तो संडे देखिए हमने क्या किया, ऐसे संडे लिखा और जस्ट क्या इससे इसमें बड़ा से कर दिया। इसी तरह से किसी विषय का नाम भी लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए लिखना है आपको हिंदी। अगर आपको मान लीजिए हिंदी लिखना है तो हिंदी भी आप क्या करेंगे,
यच जो है उसमें देखिए हमने बड़ा से लिखा है। इसी तरीके से आपको जो है ये जो प्रथम लेटर है वो क्या करना है, हमको बड़ा से लिखना है, तभी ये जो लेटर सही होंगे, नहीं तो अन्यथा लेटर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस तरह से किसी स्थल का नाम जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब चीजों की हम जब रेड फोर्ट लिखेंगे तो आर क्या रखेंगे, उसमें बड़ा सी, ताजमहल का लिखेंगे तो इस तरह टी क्या करेंगे, उसमें बड़ा से लिखेंगे टी को। इस तरह से ताजमहल हो गया। इस तरह से चीजों को जो है क्या करते हैं, त्योहार का नाम दिवाली, दशहरा, डी क्या करेंगे, उसमें बड़ा से लिखेंगे। और किसी कास्ट का नाम भी लिखना है आपको तो भी आर, जैसे मान लीजिए राजपूत लिखना है तो आपको आर क्या करना है, बड़ा से लिखना है। इस तरह से आपको जो है किसी पर्वत का भी नाम लिखना है, हिमालय लिखना है, जैसे मान लीजिए उसको यश को क्या करेंगे आप, बड़ा से लिखेंगे। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को बड़ा लिखते हैं, कैसे कैसे बड़ा लिखते हैं और कहां तक हम बड़ा लिखते हैं, इस सब चीजों के बारे में इसमें आपको समझाया गया। अब थर्ड देखिए क्या दिया है, सेकंड था, अब आपको थर्ड बताया जाएगा। थर्ड में क्या दिया है, देखिए ईश्वर या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन एवं प्रोनाउन जैसे माई गॉड, ओ फादर, द लॉर्ड, द ऑलमाइटी गॉड, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए आप लिखना है आपको गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट सचेज करके लिखना है आप उसको। अब देखिए मान लीजिए आपने लिखा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब देखिए कि कैसे मान लीजिए क्या है, देखिए ओमनी प्रेजेंट, ओ क्या किया है, ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वथा, भगवान जो है वो हर जगह है, या हर जगह प्रेजेंट है, या सर्वदा है, हर जगह स्थित है। तो देखिए हमने ओमनी प्रेजेंट का प्रयोग क्या है, गॉड के लिए, तो गॉड में जी तो बड़ा से होगा ही, इसी तरह से यहाँ पर जो ओ होगा वो भी बड़ा से होगा, तो प्रयोग किसके लिए किया गया है, गॉड के लिए, और गॉड का प्रयोग के लिए किया गया, तो इसलिए ओ को भी हम क्या करेंगे, बड़ा से लिखेंगे। इसको जो इस तरीके से सेंटेंस को क्या करते हैं हम समझते हैं। ये जो हो गया गॉड इज ओमनी, उसी तरह से आपने फादर का नाम किया है, ओ फादर, ओ क्या है, हमने किसके लिए प्रयोग किया है, फादर के लिए, तो जो यफ लिखेंगे आप वो क्या करेंगे, बड़ा से लिखेंगे। ओ फादर, यम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बड़ा से लिखेंगे। शुरू का लेटर तो बड़ा से रहेगा, ये आपको बताया गया, लेकिन जिसके लिए आप प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे हमारे फादर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी यफ क्या रहेगा, आपको बड़ा से रहेगा। इसी तरीके से इस तरह से आप जो है ये थर्ड नियम आप जो है समझा, आपने ये सच है, इसका प्रयोग करके मैंने आपको समझाया। फोर्थ क्या दिया है, थर्ड था, अब फोर्थ दिया है इसमें, फोर्थ क्या दिया है, पद का नाम, डिग्रियों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। कोई पद का नाम हो जाए, डिग्री का नाम हो जाए, इसको क्या करेंगे, इसका पहला लेटर क्या लिखेंगे, एग्जाम बड़ा से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, सचेत करके आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब एक संवैधानिक पद का नाम है। देखिए तो इसलिए पी को क्या किया, बड़ा से लिखा, और मिनिस्टर जो सेकंड लेटर है वो भी हम क्या रहा है, वो भी जो हमने बड़ा से लिख रहा है। जैसे अब मान लीजिए लिख दिया आपने एमए, देखिए एमए क्या किया हमने, एम को किसी, ये क्या है, वो क्या नाम है कि एक कोर्स होता है एमए, तो उसको एम को क्या किया हमने, लिख दिया बड़ा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा BSc, बेसी है, ये भी यार क्या है, एक कोर्स है, ये कोर्स जो है ये देखिए हमने यहाँ पे बी और एस और सी को क्या किया, बिल्कुल बड़ा से लिखा है। इसी तरह से MBBS हो गया, PhD हो गया, जो पी लिखेंगे एस का लिखेंगे, बड़ा से लिखेंगे। इसी तरह से आपको जो है MBA हो गया, MBA में भी जैसे मान लीजिए वो भी क्या है, एक कोर्स है, तो उसको भी आप जो है एम और बी और ए क्या करेंगे, बड़ा से लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस को क्या करते हैं आप, प्रयोग करते हैं। फोर्थ था, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ बताया जाएगा, लिखा है प्रोनाउन आई एवं इंटरजेक्शन ओ जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैपिटल लेटर में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे मान लिया उसका एग्जांपल दे रहे हैं, ओ कैसे आ रहा है, लिखेंगे ओ माई गॉड। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, ओ क्या दिया है, यहाँ पर अकेले आया है, किसके प्रयोग किया गया, गॉड के लिए, तो देखिए ओ क्या किया हमने, बड़ा से लिख दिया। ओ क्या है, इंटरजेक्शन है, आपको बताया गया था, ओ जो है वो इंटरजेक्शन की श्रेणी में, इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं, और लास्ट में इंटरजेक्शन का क्या करेंगे आप, चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे, तभी ये मालूम चलेगा कि इंटरजेक्शन का वाक्य है। और ये किसके प्रयोग किया गया है, गॉड के लिए, तो इसलिए ओ को क्या कर रहे हैं हम, बड़ा से लिख रहे हैं। फिफ्थ हो गया, और आपको सिक्स बताया जाएगा, सिक्स का प्रयोग आप कैसे करेंगे। सिक्स में फिर आप सचेत करके लिखेंगे, क्या लिखा है, सिक्स में लिखा है इंग्लिश पोएम के प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। जो भी इंग्लिश का पोएम लिखते हैं आप, तो उसका प्रथम लेटर क्या होगा, हमेशा जो है कैपिटल लेटर से होगा।
जैसे मान लीजिए आपको एक पोयम है, सच करके लिखे है, जॉनी जॉनी, देखिए जे और जे बड़ा लिखा हमने, सेकेंड लाइन जब लिखते हैं कहेगा एस पापा। यह देखिए सेकंड लाइन हमने जो शुरू किया होगा, किया हमेशा जब शुरू कर रहे हैं सेकंड लाइन तो क्या कर रहे हैं, बड़ा से लिखते हैं। ये पोयम का नाम था और पोयम को आप सेकंड लेटर क्या किया आपने, बड़ा से लिखा। इस तरह से आप जो है, इस तरह के सेंटेंस को आप जो है बड़ा करके लिखते हैं। ये पोयम का नाम था। अब आपको ये पोयम हो गया। अब 7 दिया है, 7 क्या दिया है, लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। जैसे मान लीजिए आपको सचेत करना रहे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का लेटर कैपिटल लेटर से कैसे होगा, तो आप लिखेंगे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा सी विल गो, इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। देखिए क्या दिया है, बोला है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर लेटर बड़ा से होता है। जैसे मान लीजिए आप इन्वर्टेड कामा मैंने शुरू किया था और ये जो सी क्या किया है, यस जो इसमें बना है वो यस क्या किया है, बड़ा से लिखा है। अतः ये नियम के हिसाब से जो सही है, इन्वर्टेड कामा जब शुरू करते हैं डबल कामा, लास्ट में कामा डबल होता है, माध्यम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य क्या हमने बड़ा से लिख दिया। अब अगला दिया है 7 का 8 दिया है आपको, 8 दिया है। 8 क्या दिया है, लिखा है इनिशियल एंड एब्रिविएशन के लिए प्रयुक्त अक्षर कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए आपको एब्रिविएशन के लिए एक सेंटेंस बनाया जाए, एब्रिविएशन के बाद के लिए, जैसे मान लीजिए एब्रिविएशन के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसका एक मतलब होता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म का कोई मतलब होता है तो शॉर्ट फॉर्म का भी जो लेटर लिखते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा जो है वो बड़ा से लिखते हैं। एब्रिविएशन के माध्यम से एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एब्रिविएशन कैसे करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए एमए हो गया, एमपी हो गया, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे एम और पी क्या करेंगे, वो बड़ा से लिखेंगे। एब्रिविएशन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज छोटी है और उसका फुल फॉर्म आपको प्रयोग करके बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वही एमपी लिख लीजिए, देखिए हमने पहला एम और पी क्या किया, दोनों बड़ा से लिखा। जब इसका फुल फॉर्म बनाएंगे कहेंगे मेंबर ऑफ, इसका फुल फॉर्म बनाएंगे आप तो कहेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको एम को और पी को क्या कर रहे हैं हम, बड़ा से लिख रहे हैं। एब्रिविएशन है। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप सुने और उसको जब उसका वो आपको फुल फॉर्म बनाना रहे तो इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड लेटर हम बड़ा से लिखेंगे और जो फुल फॉर्म बनाएंगे तो उसका पहला लेटर क्या करेंगे, बड़ा से लिखेंगे और सेकंड फॉर्म में भी जो है पार्लियामेंट को क्या कर रहे हैं, हम बड़ा से लिख दे रहे हैं। ये आपका हो गया एब्रिविएशन। हमारा लिख दिया है उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, सार्वजनिक स्थलों संस्थानों के नाम, किताबों के नाम, टाइटल हेडिंग के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा से होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे किसी राजनीतिक दल का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कांग्रेस, क्या लिखेंगे, CRESS, सी क्या है, इसमें आपने बड़ा से प्रयोग किया। इसी तरह से आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, लिखेंगे द हिंदुस्तान। इसमें द और यच क्या कर रहे हैं, हम बड़ा से लिख रहे हैं। किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया, इस तरह से किसी का नाम भी लिखना रहेगा तो वो भी बड़ा से लिखेंगे, आपको बताया गया कई बार। तो मान लीजिए किसी वार का नाम लिखना है तो लिखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये आपने इस तरह से प्रयोग करके कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखिए एफ डब्ल्यू और वार, जो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर वार डब्ल्यू बड़ा से है, वार को क्या कर रहे हैं हम, बड़ा से लिख रहे हैं। ये इस तरीके से आपको सेंटेंस को आपको प्रयोग करना है। ऐसे ही कोई भी राजनीतिक दल का नाम हो उसको भी आप जो है बड़ा से लिखेंगे। और इस तरह से आप जो है क्या प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेपर है, दैनिक जागरण भी है तो उसका डी और जे क्या करेंगे, आप बड़ा से लिखेंगे।
इस तरह से अमर उजाला है जिसमें ओ ए और उजाला का यू जो है क्या करेंगे वो बड़ा से लिखेंगे। इस तरह से आप जो है किसी भी वाटर पार्क का नाम, वाटर पार्क में अगर आप जाते हैं तो उसको अभी ए क्या करेंगे बड़ा लिखेंगे, और वाटर पार्क होगा, मान लीजिए आपको वाटर पार्क लिखना है तो ऐसे लिखेंगे वाटर और पार्क, इसमें डब्ल्यू बड़ा और पी क्या है भी बड़ा है। इस तरह से आप जो इस सेंटेंसों को क्या करते हैं आप प्रयोग करके बनाते हैं। अब अगला देखिए दिया है, लिखा है कि अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट, मिडिल एवं लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, मान लीजिए आपने अपने पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिखे, लिखा है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। देखिएगा मैं यम को क्या किया है बड़ा से लिखा है, और यश को क्या किया है यहाँ पर हमने भी यश को भी क्या किया है बड़ा से लिखा है। लिखा है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जो है क्या रहेगा, यम को हम फर्स्ट लेटर बड़ा से लिखना है, और फिर यहाँ पर यश को क्या कर रहे हैं, इसको भी हम जो है बड़ा से करके लिख दे रहे हैं। ये आपका तो ये 10 नंबर था, सचेत करके आपने समझा कि यहाँ पर यम को क्या किया हमने बड़ा से लिखा, और फिर जो सेकेंड लेटर है उसको भी क्या कर रहे हैं हम जो है बड़ा से प्रयोग करके कर दे रहे हैं। अब 11 नंबर है, 11 नंबर का प्रयोग लिखा है इसमें, व्यक्तियों के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर क्या होता है, सदैव जो है वो बड़ा से लिखा जाता है। व्यक्तियों के नाम से पहले मान लीजिए कोई लिखता है किसी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए सर लिखे, किसी व्यक्ति का नाम है, उसका नाम क्या लिख रहा है, टाइटल सर लगता है, जो यश है वो क्या रहेगा बड़ा से रहेगा। कोई महिला है, उस व्यक्ति की महिला के नाम के आगे मैडम लिखना है, महिला के नाम के आगे मैडम लिखना है, तो जो यम रहेगा वो क्या रहेगा, वो जो है हमेशा बड़ा से रहेगा। जैसे इसीलिए कोई डॉक्टर है तो उसके डॉक्टर के नाम क्या अगर आपको कोई लगाना है डी का, जो डी रहेगा वो क्या रहेगा हमेशा जो है वो पहला बड़ा से लेटर से लिखते हैं आप। इस तरह से कोई पद का नाम है, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर हो गया, तो जो पी रहेगा वो मतलब शॉर्ट फॉर्म प्रोफेसर लिख रहा है, या जो पी का रहेगा उसमें जो है वो बड़ा से रहेगा। इस तरह से आप जो है सेंटेंस को लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कैसे सेंटेंसों को क्या करते हैं हम लिखते हैं। 11 नंबर हो गया, तो आपको 12 नंबर में क्या दिया है, लिखा है यदि वाक्य में फादर, अंकल, मदर, आंट सब का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह होता है तो इनके पूर्व माई, हिज, हर, योर, द, इटीसी का प्रयोग होता है, नहीं होता है, और इनका प्रयोग का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यदि इनके पहले माई, हिज, हर, योर, इटीसी का प्रयोग होता है तो इनका पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल लेटर से ये क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको फादर के लिए प्रयोग करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको फादर और मदर के लिए प्रयोग करना है, तो लिखेंगे आप फादर वाज हैप्पी, फादर वाज हैप्पी बट मदर वाज सैड। इस तरह से आप प्रयोग करके बनाया आपने, और देख दीजिए कि इसमें क्या किया, यफ का लेटर क्या किया, यफ बड़ा लिखा है, फिर मदर में जो यम क्या कर रहे हैं आप जो है बड़ा से लिखना है। तो इसका हिंदी बनाया कहेंगे फादर वाज हैप्पी, पिताजी खुश थे लेकिन माँ क्या थी, माता जी क्या थी, वो दुखी थी, माता जी क्या थी, वो दुखी थी। इसमें यम और यफ को क्या कर रहे हैं हम जो है वो बड़ा से लिख दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए फादर बाद में दिया गया है, जैसे मान लीजिए आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, मैं अपने पिता, आई एम वेटिंग माई फादर, मैं अपने पिता का इंतजार कर रहा हूं, जो आई एम वेटिंग माई फादर है, फादर लास्ट में आ रहा है, उसका भी यफ क्या करेंगे आप जो है वो बड़ा से लिखेंगे। इस तरह से आप जो है इस तरह से सेंटेंसों को आप लिखते हैं। 12 नंबर था, आपको 13 नंबर बताया जाएगा, सचेत करके लिखते हैं आप। क्या दिया है 13 नंबर में, लिखा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये और चिन्ह इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह का बोलते हैं, आप इंटरेक्शन का साइन बोलते हैं, पढ़ाएंगे इंटरेक्शन आपको। ये बार लिखे जाने वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना है, लिखेंगे इलाज, इलाज का प्रयोग आपको इंटरेक्शन में बताया जाता है कि किसी दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। इलाज वी आर रूइन, इलाज वी आर रूइन। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इलाज समझना रहे कैसे किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है,
वी आर रूइंड, हम लोग बर्बाद हो गए। कोई व्यक्ति दुख प्रकट करते हुए कह रहा है कि दुख प्रकट करते हुए क्या कह रहा है कि हम लोग क्या हुआ, बर्बाद हो गए। वो कैसा विषय है? दुख का विषय है। इसलिए यहाँ पर इलाज का प्रयोग कर रहा हूं। जब उसका इलाज का यहाँ पर आगे प्रयोग करेंगे तो वहां जो है वो क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटेंस का क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इंटरेक्शन के साइन का क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि इलाज, जैसे कोई व्यक्ति बोला इलाज, उसके बाद एक क्षण के लिए कोई व्यक्ति रुकेगा और फिर अपनी आगे की बात करेगा कि वी आर रूइंड। कोई तो अब जब इसका हिंदी बना रहा है तो हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुख प्रकट करते हुए कह रहा है कि हम लोग क्या हुए, बहुत से व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग क्या हुए, बर्बाद हो गए हैं, हम लोग बर्बाद हो गए। और इलाज का प्रयोग करके सेंटेंस के बाद में हम जो इंटरजेक्शन का ये क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग क्या करते हैं, आप करते हैं। अब इसमें आदिबोधक चिन्ह का ये आपके जो है विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग समझा। अब देखिए क्या दिया है, लिखा है पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग, कि पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, लिखा है फर्स्ट लिखा है फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग। अगर आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है कैसे करेंगे, लिखा है इंट्रोगेटिव एवं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अतिरिक्त सभी प्रकार के सेंटेंसों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक सेंटेंस वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के अलावा सभी सेंटेंसों में फुल स्टॉप लगता है। चाहे वो वाक्य स्टेटमेंट हो या कमांड हो, चाहे वो बात अपनी बात कर रहा हो या कोई किसी को आदेश कर रहा हो, तो या सेंटेंस के मध्य में भी कोई प्रश्न हो तो क्या करते हैं, वो जो है इस तरह से सेंटेंसों को प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया आपको इसका एग्जांपल दे रहा है, कैसे फुल स्टॉप का प्रयोग करके बना रहे हैं, तो लिखेंगे ही इज ए गुड बॉय। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया है किसके लिए, बॉय के लिए। और देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना। फुल स्टॉप का प्रयोग ऐसे मार्क जैसे आप देना है, ये फुल स्टॉप का चिन्ह होता है। और लास्ट में हम जो क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप का चिन्ह कर देना है। ये क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को हम ये स्टेटमेंट करके बता रहे हैं कि वो क्या है, अच्छा लड़का है। अब जैसे मान लीजिए वो कमांड करना रहे तो लिखेंगे डू नॉट ओपन द गेट। अब देखिए किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति कमांड कर रहा है, आदेश कर रहा है कि दरवाजा मत खोलो या गेट को मत खोलो, तो ये कमांड करके प्रयोग कर रहे हैं। और इसका पहले लेक्चर डू को क्या कर रहे हैं, हम बड़ा लिख दे रहे हैं। और लास्ट में जब इसको प्रूव कर रहे हैं तो लास्ट में क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग क्या कर रहे हैं, हम कर दे रहे हैं। इस तरह से ही इज गुड बॉय में फुल स्टॉप का प्रयोग किया था, उस तरह से इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दे रहे हैं। अगला देखिए दिया है, फुल स्टॉप का प्रयोग आपने समझा। अगला देखिए दिया है कामा का प्रयोग। कामा का प्रयोग, कामा का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे। कामा का प्रयोग समझने से पहले लिखा है यदि किसी वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या अधिक शब्द आते हैं तो इन शब्दों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच वही नाउन से इंटरजेक्शन तक अगर एक वर्ड में आ जाए तो उसका प्रयोग करने के लिए हम जो है और कामा का प्रयोग करते हैं, पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए। अंतिम शब्द के पहले यदि एंड का प्रयोग हुआ है तो वो वहां पर कामा नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सेंटेंस बनाना रहे कि कैसे आप बनाएंगे, तो लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझना रहे, लिखेंगे आप सी परचेज्ड एन इरेजर ए पेन एंड कॉपी लिखिए, कॉपी। अब देखिए क्या दिया है, 3 शब्द आते हैं, 3 शब्दों का एक दूसरे को पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। 3 शब्द है, क्या उसने खरीदा है, सी परचेज एंड इरेजर, पहला इरेजर खरीदा है, दूसरा पेन खरीदा है, तीसरा क्या किया है, कॉपी खरीदा है उसने। और पृथक करने के लिए किया जाता है कामा का प्रयोग। देखिए मैंने यहाँ पर कामा का एंड इरेजर के बाद कामा का प्रयोग किया, ए पेन और इसके बाद एंड के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं इस सेंटेंस को। और अंतिम शब्द में पहले यदि एंड का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं लगाया जाता। अंतिम में देखिए यहाँ पर एंड का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर एंड का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हम कामा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एंड का प्रयोग नहीं हो रहा था इसलिए मैं कामा का प्रयोग किया हूं, लेकिन यहाँ पर एंड का प्रयोग हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर इस सेंटेंस के पहले कामा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप जो है वाक्य को क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं।
फर्स्ट है, सेकंड है। सेकंड क्या दिया है, लिखा है वाक्य के शुरू में आने वाले एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज के बाद भी कामा का प्रयोग क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम एडवर्ब का एक सेंटेंस आपको प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिखिए, लिखा है टेक्निकली लास्ट में एलवाई का प्रयोग होता है तो चाहते हैं एडवर्ब होता है। टेक्निकली द स्कीम इज फेल्ड। अब देखिए एलवाई का प्रयोग टेक्निकली जो स्कीम थी वो क्या हो गई, फेल हो गई है। टेक्निकली जो है वो स्कीम क्या हो गई, फेल हो गई है। और लास्ट में देखिए एलवाई का प्रयोग करने के बाद ये क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब आपको बताया गया था। एडवर्ब के बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कामा का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम जो है पूरा कर ले रहे हैं। सेकेंड था सेकंड आपने समझा, अब आपको थर्ड समझाया जाएगा। थर्ड क्या दिया है, लिखा है नॉमिनेटिव आप एड्रेस के बाद भी क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बात किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, पूरी बात उसके बारे में कही जा रही है, तो उस व्यक्ति के बाद जो है क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इसका लिखना है, लिखेंगे ओजस, कामा लगाएंगे, कम हियर, छोटा सा लिखेंगे, कम हियर एंड स्टैंड अप। अब देखिए क्या दिया है इसमें, एड्रेस कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, ओजस को। क्या कर रहा है, ओजस कम हियर एंड स्टैंड अप, ओजस यहां आओ और क्या हो, खड़े हो जाओ। तो ये पूरा वाक्य जो है वो किसलिए प्रयोग किया गया है, ओजस के लिए। और ओजस के बाद जो क्या कर रहे हैं हम, जो है कामा का प्रयोग कर रहे हैं, करके इसको पूरा कर ले रहे हैं। अतः जो है कामा का प्रयोग हम करके इसको क्या किए, पूरा कर लिए। अब वाला देखिए दिया है, थर्ड था। अब फोर्थ है, लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद भी हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है, एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे आप, इट बीइंग वेरी फाइन, कामा आई स्टार्टेड ऑन ए जर्नी। यानी वाई। अब कामा का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रयोग को पूरा कर रहे हैं। इट बीइंग वेरी फाइन, अब इट इज वेरी फाइन, के फाइन के बाद क्या कर रहे हैं, कामा का प्रयोग कर रहे हैं। और आई स्टार्टेड ऑन जर्नी, और यहाँ पर आई स्टार्टेड का आई का क्या लेटर वो बड़ा लिखेंगे, आई स्टार्टेड ऑन जर्नी, और लास्ट में जो है हम जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बाकी प्रयोग क्या किया गया है, यहाँ पे पूरा कर लिया गया। इस तरह से सेंटेंस को आप जो है पूरा करके करते हैं। फोर्थ का अब आपको फिफ्थ बताया जाएगा। एग्जाम्पल फिफ्थ का क्या है, लिखा है कि फ्रेज इन अपोजिशन को दर्शाने के लिए भी जो है क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे फ्रेज ऑफ अपोजिशन को दर्शाते हैं। लिखेंगे कबीर, कामा ए ग्रेट हिंदी पोएट, फिर कामा वाज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर। क्या ये कबीर के बाद देखिए हमने कामा का प्रयोग किया। एक ग्रेट हिंदी पोएट, एक ग्रेट हिंदी पोएट का मतलब होता है एक महान हिंदी के कवि। कौन है, कबीर के लिए प्रयोग किया गया है। जो नीचे का सुनने के बाद आल्सो सोशल रिफॉर्मर, मतलब सामाजिक तौर पर क्या किया, उन्होंने जो रिफॉर्म किया लोगों का, या रिफॉर्मर भी थे। तो ये भी जो कौन रिफॉर्मर था, कबीर। यहाँ पर ये पोएट के बाद मतलब वो हिंदी के पोएट भी थे, और सेकंड बात में क्या दे रहा है कि वो जो है वो रिफॉर्मर भी थे। जब सेकंड बात हमने शुरू किया है, यहाँ पर कामा का प्रयोग किया है, और किसने प्रयोग कर रहे हैं, कबीर के लिए।
ये कामा और नेटेड कामा दो, उसमें दो उनका कबीर का जो है वो दो तरीके की इनमें जो है इनकी महानता को या उनकी खूबी के बारे में दर्शाया गया कि वो एक ग्रेट हिंदी पोएट भी थे। जो कामा वाज आल्सो सोशल रिफॉर्मर, और समाज के तौर पर क्या थे, वो जो है सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले भी थे। ये दोनों सेंटेंस किस लिए प्रयोग किया गया? कबीर के लिए। कबीर के बाद जो है वो क्या करेंगे, हम कामा का प्रयोग करेंगे। कबीर क्या थे? हिंदी के कवि। थर्ड ये आपको इस कबीर के बारे में बताया गया। फेज था 6 क्या दिया है, लिखा है कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पूर्व कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कैसे प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन साथ फॉर्म में लिख दिया। यहां पे लिखेंगे ही इज पुअर, फिर कामा, स्टिल ही टॉक्स लाइक ए रिच मैन, लाइक ए रिच, मतलब ही इज पुअर, वह गरीब है। फिर उसके बाद कामा का प्रयोग करेंगे, स्टिल ही टॉक्स लाइक ए रिच। इसके बाद भी या इस पर भी वो कैसे बात करता है, धनी व्यक्ति के जैसे बात करता है। तो कामा का प्रयोग देखिए क्या क्या करें, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस दिया है, ही इज पुअर, वो पुअर है, और उस व्यक्ति की दूसरी बात क्या कर रहा है कि वो पुअर है, और पुअर होने के बाद भी वो कैसे बात करता है, धनी व्यक्ति की तरफ। जो ही इज पुअर के बाद क्या करेंगे, हम कामा का प्रयोग कर देंगे। एक ऐसा सेंटेंस है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का सेंटेंस है। कामा के माध्यम से ये बोल सकते हैं कि दोनों सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और कामा कंजक्शन का मतलब आप जानते हैं, जोड़ना होता है कामा, और ये फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से पूरा कर दे रहे हैं। ये जो है आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता है। अब अगला दिया है 7, लिखा है यस नो के बाद भी क्या का भी कामा के लगा के उसका क्या करेंगे, पहला अक्षर जो है हम बड़ा से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है आपको, यस नो के बाद क्या कैसे करेंगे, तो लिखेंगे आप यहां लिख सकते हैं यस नो का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल करके लिखिए, डू यू ईट एग्स। क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कामा करके नो आई डू नॉट। और ये दिया है डू यू ईट एग्स, डू यू ईट एग्स। जैसे मान लिया क्या कर रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति से क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रश्न पूछते हुए पूछ रहा है कि क्या आप अंडे खाते हैं। तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, नो आई डू नॉट। जो नो है इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए हमने कामा का प्रयोग यहां पर कर दिया। और ये व्यक्ति किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कामा का प्रयोग। मतलब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यस और नो के बाद भी क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नो के बाद किसका प्रयोग कर रहा है, कामा का प्रयोग करके इसको क्या कर रहा है, प्रूव कर दे रहा है। 7 था, आपको 8 बताया जाएगा। 8 में क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस के छोटे कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, हम जो है कामा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल देना है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे अलग करते हैं, लिखेंगे आई केम, फिर करेंगे कामा आई सा, फिर कामा आई कॉन्कॉर्ड, आर ई डी। कंपाउंड सेंटेंस के छोटे कोऑर्डिनेट कंजक्शन अलग करना है, आई केम मैं आया, फिर कामा लगा रहे हैं, आई सा मैंने देखा, आई कॉन्कॉर्ड मैं विजय हो गया। तो ये उसके बाद ये तीनों चीज किसने की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, बात की जा रही है एक लोग के लिए। वही व्यक्ति आया, वही व्यक्ति देखा, और वही व्यक्ति क्या दिया, जीत गया। इस तरह से आप सेंटेंस क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उस सेंटेंस क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये आपको जो है ये पूरा हो गया, कामा का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को लगा ले रहे हैं। अब अगला देखिए दिया है 9 वाला, क्या दिया है, यहां पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अलग करने के लिए भी क्या करते हैं, हम जो है कामा और नेटेड कामा का प्रयोग करते हैं। आपको बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच जब आप प्रयोग करते हैं तो कामा नेटेड कामा का प्रयोग कैसे होता है। लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, टीचर अगर हिल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। टीचर से
कामा इन्वर्टेड कामा में आई गो नाउ सर, और फिर क्या करेंगे इसको में आई गो नाउ सर, ये क्वेश्चन है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे हम जो है इसको बंद कर देंगे। अब देखिए क्या दिया, कामा का प्रयोग कर रहे हैं, ये एक ऐसा सेंटेंस है वो क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या है रिपोर्टेड वर्ब और क्या है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा टीचर से, टीचर ने कहा मे आई गो नाउ सर, टीचर से किसी व्यक्ति ने कहा या कोई स्टूडेंट ने कहा कि क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं सर। तो यहाँ पर जो ये क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं और कामा का प्रयोग करके यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का, एक ऐसा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। और डायरेक्ट स्पीच को जब अलग करते तो जब फर्स्ट वाक्य को अलग करने के बाद अगला वाक्य लिखते हैं तो कामा और कामा का प्रयोग करते हैं। जब इसका लास्ट में वाक्य पूर्ण करते हैं तो डबल कामा से क्या कहते हैं, उसको पूर्ण कर लेते हैं। और ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए मैं आप लास्ट में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके इसको पूरा कर ले रहे हैं। एक 9 था, 10 समझिए कैसे दिया है, 10 है एग्जाम्पल समझेंगे 10 का क्या दिया है। सेंटेंस में क्रिया की आवृत्ति समाप्त करने के लिए भी क्या करते हैं हम जो है कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखेंगे आई ईट राइस एंड माई ब्रदर ब्रेड। क्या किया हमने, मैं आई ईट राइस, मैं मतलब चावल खाता हूं और मेरा भाई क्या करता है, रोटी खाता है। यहाँ पर मेरे भाई के लिए यहाँ पर एंड हम नहीं लगा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कामा का प्रयोग करते रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अब अगले बात किसी के जरिए उसके भाई की कि मैं चावल खाता हूं और मेरा भाई क्या खाता है, रोटी खाता है। इस तरह सेंटेंस को क्या करते हैं हम, प्रवृत्ति को हटाने के लिए कामा का प्रयोग करके यहाँ पर पूर्ण कर लेते हैं। ये आपको कामा का प्रयोग करके बताया गया। अगला है इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग। इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने से पहले हमको इसका रूल समझना पड़ेगा। लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत का तथा सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड का क्लास या फ्रेज के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये हमने बताया आपसे कि जब लास्ट में इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाए क्वेश्चन मार्क का, उसको इंट्रोगेटिव साइन के सिनोनिम क्या करते हैं हम रख सकते हैं। जैसे मान लो कैसे कोई किसी क्वेश्चन पूछेगा, लिखेंगे एग्जांपल वेयर डज सी लिव, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। अब जैसे हिंदी में आएंगे वो कहां रहती है। अब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि वो कहां रहती है, कहां रहती है, तो यहाँ पर कहां का प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऐसे कोई भी प्रश्न आप किसी से पूछेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, उसको पूरा कर लेंगे। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपने समझा। अगला देखिए दिया है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इस तरह से प्रयोग करते हैं का प्रयोग कैसे करेंगे। अब देखिए एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करने के लिए हमको इसके रूल को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप समझेंगे क्या है रूल दिया है इसका। ऐसे सेंटेंस या क्लास फ्रेज या सिंगल वर्ड जो अति आश्चर्य, अति दुख, अति प्रसन्नता आदि आदेश, प्रशंसा, कामना या भाव का भाव प्रकट करें के बारे में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। वही मार्क का विशेषण या उसको प्रयोग एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको। जैसे मान लिया आपको खुशी प्रकट करने के लिए एक सेंटेंस बनाना है, मान लिया आप लिखेंगे हुर्रा, फिर यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी का साइन प्रयोग करेंगे। हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करेंगे। वी हैव वन द मैच। अब मान लिया कोई व्यक्ति पूछे कि कैसे खुशी की बात है, तो इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। लिखा है वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। जब कोई व्यक्ति मैच जीत गया या तो उसको किसका प्रयोग कर रहा है, हुर्रा का। हुर्रा के बाद ये क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने बताया कि कुछ आपको व्यक्ति को मतलब जो खुशी का प्रकट करने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा भी था अति प्रसन्नता, तो प्रसन्नता है कोई लोग क्या किए हैं, मैच को क्या किए हैं, जीत गए हैं, तो अति प्रसन्न है, इसके लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, हुर्रा का। हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को आप क्या करते हैं, यहीं पर प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन का।
यहां पर प्रयोग करके इस सेंटेंस को क्या करते हैं, आप जो है पूरा कर लेते हैं। अगला देखिए दिया है एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क का। अब अगला देखिए दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद दिया है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा, कामा इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसके चिन्ह को समझना पड़ेगा। ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह होता है। लिखा है इन्वर्टेड कामा का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच बंद करने के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है। एग्जांपल के रूप में मैंने आपसे बताया कैसे डायरेक्ट स्पीच को बंद करने के लिए करेंगे। लिखेंगे ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए इसी चीज को बंद करने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए प्रयोग है? ही सेड, उसने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम कहां रहते हो, और जो सेकंड वाक्य है ये बोल रहा है, जो सेकंड वाक्य है डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है, या क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच लिख सकते हैं यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है, उसमें पहला अक्षर क्या करना है, एम्बरास लिखना है, और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करके क्या करना है, इसको जो है हम प्रूव कर लेते हैं। और प्रश्न पूछ रहा है लास्ट में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। देखिए मैं आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यहाँ पर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि ही सेड, उसने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा का करके क्या प्रयोग करना है। तो पूछे कैसा सेंटेंस, आप बताएं कैसा, रिपोर्टेड स्पीच। अब अगला है और अंतिम है एपोस्ट्रोफी। अगला लिख दिया है एपोस्ट्रोफी। इसको बोलते हैं का प्रयोग। इसका प्रयोग देखिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जो चिन्ह होता है, इसका प्रयोग हमेशा का के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है संबंध दर्शाने के लिए, इसमें लिख रहा है कि संबंध अगर कोई दर्शा रहा है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। उस संबंध को दर्शाते हुए उसका मतलब अगर समझना रहे, उसका मतलब का है कि ये और के होता है। मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल जानना रहे कि एपोस्ट्रोफी का संबंध कैसे दर्शाएंगे, लिखेंगे आई लिव इन बॉयज हॉस्टल। अब इस लड़के का संबंध किससे है, हॉस्टल से। अब जैसे मान लीजिए आपको संबंध बता रहा है, लेकिन संबंध को कैसे बता रहा है, कहेंगे आई लिव इन बॉयज हॉस्टल। जैसे कोई व्यक्ति पूछे तो वो किस हॉस्टल में रहता है, क्या कहेंगे, लड़कों के हॉस्टल में। जो ये का है यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के बाद जस्ट लगा रहा है, इसका मतलब होगा का। इसे की है, के है, इसका प्रयोग जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग हम जो है वो कर ले रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है, का प्रयोग करके इसको जो है हम पूरा करते हैं। ये एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करके आपको बताया गया। अब जो है आपको पंक्चुएशन के चिन्ह और के बारे में बताया गया कि पंक्चुएशन का प्रयोग कैसे करते हैं। अब अगले पार्ट में जो है आपको राइटिंग ऑफ लेटर्स या एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के बारे में आपको समझाया जाएगा कि एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग का प्रयोग जो है आप कैसे करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।